हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी यूनिट नंबर 5 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाली है। मैंने इन सभी यूनिटों के ऊपर क्विक रिवीजन की वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे डिटेल वीडियो यूनिट नंबर 5 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आता है। तो सबसे पहले हमें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, फिर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, यहां पे मैं पहले उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट it is a contract it is a contract it is a contract to do or not to do something with a reference to a collateral event happening or not happening or not happening। इसको आप नोट डाउन कर ले। जैसा जैसा मैं लिखवा रहा हूं आप सब उस चीज को नोट डाउन करते जाएंगे, जिससे के लिए आपके एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। आप वहां से देख के पढ़ाई कर सकते हैं। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना कब? कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। कोलैटरल इवेंट क्या होता है? कोलैटरल इवेंट जो इवेंट हमारे एक इवेंट दूसरे इवेंट पे क्या हो, निर्धारित हो, मतलब उस पे डिपेंड हो, हम उस वैसे को बोलते हैं कोलैटरल इवेंट। अगर वैसे इवेंट अगर हमारे हैपन होते हैं या नहीं होते, तब हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अराइज होता है। तो मैं अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कब? वो शिप अगर इंडिया में आती है तो हमारा क्या हो जाएगा? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम हो जाएगा। क्यों? वो शिप का आना हमारा किस पे बेस्ड है? कॉन्ट्रैक्ट होने या ना होने पे। तो ये कैसी इवेंट होगी? कोलैटरल इवेंट। ठीक है, तो हमारा ये कोलैटरल इवेंट का होना या ना होना वो क्या होता है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि इसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं आपको नोट करवाता जाता हूं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला यहां पे हमारा क्या आता है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड है किस पे? कॉन्ट्रैक्ट के होने पे या तो कॉन्ट्रैक्ट के ना होने पे। डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट के होने या ना होने पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिपेंड है। दूसरा, हमारी जो इवेंट होती है, इवेंट मस्ट बी कोलैटरल। क्या होनी चाहिए? कोलैटरल होनी चाहिए। यहां पे इवेंट मस्ट बी
सर्टेन, हमारी इवेंट कैसी होनी चाहिए, अनसर्टेन होनी चाहिए, ठीक है, अनसर्टेन होनी चाहिए। जैसे कि अब वहां पे शिप का आना हमारा अनसर्टेन था ना, तो वैसे इवेंट अनसर्टेन इवेंट कहलाते हैं। तो हमारा इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन होना चाहिए। ये हमारे ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, वो है फोर्थ, जो कि डज नॉट मेयर विल ऑफ प्रोमिसर, डज नॉट मेयर विल ऑफ प्रोमिसर। इसके अंदर प्रोमिसर की विल मतलब प्रोमिसर की जो इच्छा होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मेरे ऊपर बात है, जैसे कि अगर मेरा देने का मन किया तो दूंगा वरना नहीं दूंगा, तो जो मेरा प्रोमिसर ऑफ विल है ना, वो होना नहीं चाहिए। डज नॉट मेयर विल ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की विल नहीं होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके अंदर आता है रूल्स फॉर एनफोर्समेंट, रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या क्या रूल्स है हमारे पास ऐसे जो हम कंटिजेंट को एनफोर्स करवा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है हमारा, सबसे पहला आता है इसके अंदर, अगर इवेंट हैपनिंग हो रहा है विद ऑन टाइम, इवेंट हैपनिंग टाइम पे, इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन टाइम, कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट हैपनिंग, इवेंट के होने पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, इवेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। ये चौथा पॉइंट हो गया। अगर इवेंट नहीं होता तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे बोला था अगर वो शिप आती है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वो शिप यहाँ इंडिया में नहीं आएगी तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारे हमारे एनफोर्समेंट है जो कि हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। तो आइए वो पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहला, इवेंट हैपनिंग ऑन टाइम, इवेंट हैपनिंग ऑन टाइम, इवेंट होगा कब, टाइम पे अगर इवेंट हो रहा है तब कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर यहां पे इवेंट not happening on time, not happening on time, यह हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। यहां पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है किस पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट हैपनिंग, अगर इवेंट होता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वरना अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट नहीं होता तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहां पे हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इसके अंदर क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, अगर फ्यूचर में वो पार्टी वैसा करते हैं तो। जैसे कि आप यहां पे ए है, ए बोलता है बी से कि मैं तुमसे शादी करूंगा इन फ्यूचर में, तब ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब तक वो शादी नहीं करता बी से तब तक वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जब वो फ्यूचर में वो करता है तब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पार्टीज। सिक्स्थ पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल
कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसे एक्ट जो हो ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है उस पे इम्पॉसिबल एक्ट के लिए। तो ये हमारे 6 रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हैं। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बस हमारे पास 3 ही टर्म हमें पढ़नी थी, जो कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एक मीनिंग, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और जो तीसरा आता है रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए जिससे को आपको आसानी रहे। तो आप जब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पे चलेंगे। आई होप यू आर, आप सभी ने इसको लिख लिया होगा। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और उसके बाद हम चलेंगे अपना क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पे। ये यूनिट नंबर 6 है, जो प्राइवेट बुक है ना उसके अंदर ये 5 था, लेकिन जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये यूनिट नंबर 6 है। तो मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। अब हमारा क्या आता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि दो पार्टी है, उनके बीच में कुछ अनबन हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन लॉ को क्या कहता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, उन पे थोपता है। लॉ का क्या करता है, उनपे थोपता है कॉन्ट्रैक्ट करने को। तो उन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, it is a contract, it is a contract, there is no intentional part of either party to make the कॉन्ट्रैक्ट। उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की दोनों पार्टियों को, बट लॉ imposes a contract upon the both parties is known as quasi contract. It is a contract, there is no intentional part of either party to make the contract. दोनों पार्टियों की इंटेंशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन लॉ इंपोजिस करता है, मतलब थोपता है उन पे कॉन्ट्रैक्ट कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। बट लॉ इंपोजिस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन दी बोथ पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंपोज करता है। ठीक है, ये हमारे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के अब हम यहां पे देखने वाले हैं क्या, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स देखेंगे। फीचर्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या क्या फीचर्स है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के, वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, डज नॉट अराइज एनी एग्रीमेंट। डज नॉट अराइज एनी एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट से अराइज नहीं हुआ ये।
डज नॉट अराइज एनी एग्रीमेंट बट, लेकिन इम्पोज्ड हुआ है किसके कारण, इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा राइट इज ऑलवेज राइट टू मनी एंड जनरली तो does not always right is always right to money and generally though does not always liquidated sum of money। जो हमारा राइट है वो राइट टू मनी, जो हमारा मनी है उसके अगेंस्ट है, ना कि लिक्विडिटी सम ऑफ मनी के अगेंस्ट है। थर्ड पॉइंट आता है यहां पे हमारा राइट इज नॉट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए ये राइट नहीं है हमारे पास, बस किसके अगेंस्ट है, राइट इज नॉट अगेंस्ट ऑल वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्सन, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट हमारे पास राइट है। तो ये फीचर्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। अब इसके अंदर जो कि हमारे पास एक टर्म नया टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या है, वो है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो बढ़ते हैं उसको भी, हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो सर्कमस्टांसेस ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, सर्कमस्टांसेस क्या है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के, इसको देखते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला सर्कमस्टांसेस क्या होता है, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। सबसे पहला क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू अ पर्सन, क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू अ पर्सन incapable claim for necessity supplied to a person incapable of contracting। ये पहला पॉइंट है, जो कि क्या है, क्लेम कर सकता है नेसेसिटी सप्लाई, अगर किसी पर्सन को हमने प्रोवाइड करवाई है और इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के इनकेपेबल था, लेकिन हमने नेसेसिटी सप्लाई करी है। ये ज्यादा केसेस आते हैं हमारे इस केस में माइनर पे। ठीक है, अगर हम माइनर को नेसेसिटी सप्लाई करते हैं तो माइनर किसी चीज के लिए लायबल नहीं रहता, लेकिन लायबल रहता है, वो किस चीज के लिए लायबल रहता है, नेसेसिटीज सप्लाई के लिए, लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं रहता, उसके एसेट क्या रहते हैं, लायबल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर को क्या करा, उसने नेसेसिटीज सप्लाई करी और माइनर उसको क्या कर रहा है, लायबल नहीं है, तो वो पर्सन उसके एसेट से क्या कर सकता है, लायबल, मतलब उससे रिकवर कर सकता है। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे, इस कारण ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे कि लो होते हैं जो, वो लोग इन दोनों पर्सनों को देख रहा होता है कि यहाँ पे माइनर जिस, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए है, ए ने माइनर को क्या करा था, नेसेसिटी सप्लाई प्रोवाइड करी थी। अब जो लो होता है ना, वो इन दोनों पर्सनों को देख रहा होता है कि किसके साथ गलत हो रहा है और किसके साथ गलत नहीं हो रहा। तो इसके साथ गलत हो गया ना, इसके
इसके खर्चों पे कौन एनरिच हो रहा है? माइनर एनरिच हो रहा है। एनरिच मतलब उसका फायदा ले रहा है, तो ये लो देख रहा होता है और इस मारे ही लो यहाँ पे क्या करता है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि उस माइनर से रिकवर अमाउंट हो जाए। ठीक है, तो ये ही हमारा क्या होता है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है क्या, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं, इजी समझ में, इजी तरीके से आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पे बी के पास एक हाउस है जो कि उसने किसको दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, किसको, सी को मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टैक्स कलेक्टेड वाले हैं, टैक्स कलेक्टेड मान लो या तो वाटर टैक्स मान लो, कुछ भी, ठीक है। ये बी जो है ये गया होता है फॉरेन, ठीक है। तो अभी उसके घर में कौन रह रहा है, सी रह रहा है, रेंट पे रह रहा है। तो जब ए टैक्स कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करने जब उसके घर पे आए तो उसके घर पे कौन मिलता है, सी मिलता है। तो बी यहाँ पे पेमेंट नहीं करता उस टैक्स कलेक्ट की, कौन पेमेंट करता है, सी पेमेंट करता है। ठीक है, तो सी ने टैक्स कलेक्टरों को क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। ठीक है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। इसका इंटरेस्टेड पार्टी कौन है, सी है, इसने पेमेंट कर दी। कि क्या यहाँ पे सी जिन्होंने पेमेंट करी है वो बी से रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, जिससे कि लो इंपोज करता है इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और बी को इस सी को रिकवर करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। चलते हैं अब हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा, थर्ड पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स, अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को कोई किसी का पर्स मिलता है तो मेरे पास राइट है, मतलब राइट भी है कुछ इसके फाइंडर पे, कुछ राइट भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं उसकी काम ऑब्लिगेशन भी होते हैं कुछ। तो फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी को किसी का पर्स मिल गया, मान लो मेरे को किसी का पर्स मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसका वो पर्स है। अगर उस केस में अगर वो नहीं मिलता, अगर उस केस में वो नहीं मिलता, तब वो फाइंडर क्या कर सकता है, उस गुड्स को अपने पास रख सकता है, और जब तक उसका क्या ना मिले, ऑनर ना मिले, तब तक उसको गुड्स नहीं देगा। जब उसका ऑनर मिल जाएगा तब उसको वो गुड्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए, अब हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। अब ए को बी का क्या मिला, पर्स मिला। इसने इस पर्स में इसकी फोटो देखी और उसका एड्रेस भी था, ठीक है। इसने अपने पैसे खर्च करके, इसने इसके कुछ क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, उस पर्स को बी तक पहुंचाने में क्या हो गए, कुछ खर्चे हो गए, ठीक है। और वो बी जब उस पर्स को ले लेता है तो उसके एक्सपेंसेस को, जो उसको खर्च हुए हैं, वो रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो यहां पे भी इन दोनों को लो देख रहा होता है और यहां पे भी क्या कर देता है, इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर देता है, जिससे कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और यहां पे बी को रिकवर, बी से रिकवर करने की पावर आ जाती है ए के पास, ठीक है, उसके जितने खर्चे हुए हैं। अगर बी नहीं मिलता, ऑनर अगर नहीं मिलता, इन दिस केस में फाइंडर गुड्स को अपने पास रखता है एज अ मैन ऑफ प्रूडेंस। जैसे वो अपने गुड्स की सेफ्टी रखता था, वैसे ही वो ऑनर के गुड्स के साथ सेफ्टी रखेगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, जो कि हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा यहां पे आता है क्या, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा
यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे हमारे पास, क्या आता है, मनी पेड बाय मिस्टेक या तो कोर्जन। कोर्जन हमने थर्ड यूनिट में पढ़ रखा है, आपको नहीं पता तो आप वहां से देख सकते हैं। मनी पेड बाय मिस्टेक और कोर्जन, इसमें क्या है, अगर गलती से हम किसी को पेमेंट कर देते हैं तो वो किसके खर्चों पे एनरिच हो रहा है, वो किसी और के खर्चे पे क्या हो गया, एनरिच हो गया। उस टाइम पे हमारा लोग इन पे कॉन्ट्रैक्ट थोपता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, क्वोज़ाइट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम किसी, कोई हमको धमका के या डरा के अगर मनी पेड करवा रहा है तो वहां पे कोई, जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ पे ए ने धमका के बी से क्या ले लिए, मनी पेड करवा दी, ठीक है, मनी पेड करवा दी। तो ये सब कौन देख रहा होता है, लो देख रहा होता है और इनको कॉन्ट्रैक्ट में ला देता है। तो यहाँ पे जो बी है वो इससे क्या होता है, रिकवर कर लेता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आ गया हमारा, क्या यहाँ पे फिफ्थ है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन enjoined for non-gratuitous एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट क्या होता है और ग्रेटिट्यूस एक्ट क्या होता है? ग्रेटिट्यूस एक्ट वो एक्ट होते हैं जो कि हमें फ्री में देते हैं। जैसे कि अगर हम किसी होलसेल दुकान पे जाए सामान खरीदने तो वो हमें 1 किलो चावल वगैरह कुछ भी दे देते हैं कि आप पहले इसको चेक कर ले कैसा है ये, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूस एक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वही जैसे कि अब हम नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट को देखते हैं। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट में क्या होता है, अगर हम किसी होटल में जाते हैं वहां पे हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल होते हैं, सॉप अवेलेबल होता है, शैम्पू वगैरह अवेलेबल होता है, ठीक है। जो टॉवल वगैरह होते हैं वो यूज करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब लेकिन कोई नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, जैसे कि वो टॉवल था वो हमें यूज करने के लिए दे रखा था, ना कि घर ले जाने के लिए। अब कोई कोई उसको घर ले जाता है तो वहां पे क्या होता है, नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का हम क्या उठा रहे हैं, एंजॉय उठा रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डाल देता है और ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और फिर इनको रिकवर कर सकते हैं। तो ये सर्कमस्टेंसेस ऑफ क्वोज़ाइट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वोज़ाइट कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूनिट नंबर 6 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आता है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हमारा चैनल है फोकस ऑन चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए।